नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र में रविवार को आग लगने का मामला सामने आया है। प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार के मुताबिक ये आग सेक्टर 19 स्थित गीता प्रेस के टेंट में शाम 4:30 बजे लगी। आग लगने के कारणों के बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। हालांकि डीएम रविंद्र कुमार का कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया है। उनका कहना है कि घटना में किसी तरह की कोई भी जनहानि नहीं हुई। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि मुख्यमंत्री ने घटना का संज्ञान लिया है और उनके निर्देश पर वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। वहीं प्रयागराज जोन के एडीजी भानु भास्कर ने घटना के बारे में और जानकारी देते हुए कहा कि 2-3 सिलेंडर फटने की सूचना मिली। उस सूचना के आधार पर फायर सर्विस के लोग तत्काल पहुंचे। तब तक कुछ झोपड़ियों में आग लग चुकी थी। अभी तक किसी हताहत की सूचना नहीं मिली है। चुनावी बॉन्ड को भले ही बंद कर दिया गया है, लेकिन चुनावी चंदे में पैसे की बारिश जारी है। पहले चुनावी बॉन्ड में करोड़ों रुपए आते थे और अब इलेक्टोरल ट्रस्ट में चुनावी बॉन्ड बंद होने से पहले 10.5 महीने में इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए जितने चंदे मिले थे उससे करीब 3 गुना चंदा बॉन्ड बंद होने के बाद 1.5 महीने में ट्रस्ट के माध्यम से आया है। इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से राजनीतिक दलों को प्रमुख चंदा देने वाले प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट को 2023 और 24 में कुल 1075.7 करोड़ रुपए चंदे के रूप में आए हैं। इसका 3/4 हिस्सा 16 फरवरी से 31 मार्च 2024 के बीच आया, जबकि 1 अप्रैल 2023 से 15 फरवरी 2024 के बीच ट्रस्ट को 278.6 करोड़ रुपए का चंदा ही मिला था। अब बात करें कि किस पार्टी को सबसे अधिक चंदा मिला है, तो रिपोर्ट के अनुसार प्रूडेंट को मिले 1075.7 करोड़ रुपए के चंदे को 6 पार्टियों में बांटा गया, जिसमें सबसे अधिक 723.8 करोड़ रुपए बीजेपी को, 156.4 करोड़ रुपए कांग्रेस को, 85 करोड़ रुपए बीआरएस को, 72.5 करोड़ रुपए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को, 33 करोड़ रुपए टीडीपी को और 5 करोड़ रुपए जनसेना पार्टी को मिले हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को आम जनता के अधिकारों की वकालत करते हुए सफेद टी-शर्ट आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर गरीबों से मुंह मोड़ने का आरोप लगाया। गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में इसकी शुरुआत की घोषणा की और लोगों से इसका हिस्सा बनने का आग्रह किया। एक्स पर राहुल गांधी द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो वॉइस ओवर में कहा गया, यदि आप आर्थिक न्याय में विश्वास करते हैं, बढ़ती हुई धन असमानताओं का विरोध करते हैं, सामाजिक समानता के लिए लड़ते हैं, सभी प्रकार के भेदभाव को अस्वीकार करते हैं और हमारे देश में शांति और स्थिरता के लिए प्रयास करते हैं, तो अपनी सफेद टी-शर्ट पहने और आंदोलन में शामिल हों। कांग्रेस नेता ने कहा कि आज मोदी सरकार ने गरीबों और मजदूर वर्ग से मुंह मोड़ लिया है और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। सरकार का पूरा ध्यान कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों को समृद्ध करने पर है। अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हुए हमले के मामले में अभियुक्त मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को 24 जनवरी तक मुंबई पुलिस की कस्टडी में भेज दिया गया है। अभियुक्त के वकील संदीप शेखाने ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि 5 दिन के लिए पुलिस कस्टडी दी गई और इन 5 दिनों में रिपोर्ट उन्हें देने के लिए कहा गया है। वकील के मुताबिक कोई ऐसा सबूत नहीं है कि वह बांग्लादेशी है और वह 6 महीने पहले भारत आया है। यह गलत बयान है। वकील ने कहा कि 7 साल के ऊपर से वह यहीं पर रह रहा था। परिवार के लोग दबाव की वजह से यहाँ नहीं आ पाए हैं। जमानत के वक्त वह आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह 43A का साफ उल्लंघन है। कोई उचित जांच नहीं की गई। उनका मानना है कि सैफ अली खान ने कभी भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया या उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है जिससे उनके लिए किसी राज्य, बांग्लादेश या किसी देश से खतरा पैदा हो। अभिनेत्री सोहा अली खान ने रविवार को जानकारी दी कि उनके भाई सैफ अली खान हाल ही में अपने ऊपर हुए हमलों में लगी चोटों से ठीक हो रहे हैं। सोहा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम बहुत खुश हैं कि वह ठीक हो रहे हैं। हम आभारी हैं, हम खुद को धन्य और आभारी महसूस करते हैं कि यह और बुरा नहीं हुआ। आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों, खासकर सफाई कर्मचारियों के लिए संयुक्त आवास योजना का प्रस्ताव रखा है। केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से दिल्ली सरकार को अत्यधिक रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।
जहां वह कर्मचारियों के लिए घर बना सकें जो अपनी सेवा अवधि के अंतिम चरण के दौरान आसान किश्तों का भुगतान कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों, खासकर सफाई कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद होने वाली कठिनाइयों पर प्रकाश डालते हुए केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने संयुक्त आवास योजना का प्रस्ताव यह सुनिश्चित करने के लिए रखा है कि वे आराम से और सम्मान के साथ रहें। अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में मुंबई पुलिस ने अभियुक्त के बांग्लादेशी होने का शक जताया है, जिस पर बीजेपी नेता ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने कहा कि मुंबई पुलिस ने पुष्टि की है कि सैफ अली खान पर हमला करने वाला मोहम्मद शरीफुल इस्लाम बांग्लादेश का है और एक अवैध निवासी है। उसने अपनी पहचान हिंदू बताई। अमित मालविया ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि कांग्रेस, टीएमसी और गठबंधन इंडिया में शामिल अन्य राजनीतिक दल वोट बैंक के रूप में अवैध तौर पर रह रहे लोगों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को बदनाम करने और इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करने वालों को माफी मांगनी चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हुए हमले के मामले में मुंबई पुलिस ने साफ कहा है कि गिरफ्तार किया गया अभियुक्त बांग्लादेशी नागरिक हो सकता है। अभियुक्त के बांग्लादेशी होने का शक है और उसके पास भारतीय डॉक्यूमेंट नहीं है। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रोके जाने पर पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि देखिए, जब मैं यहां आया तो उन्होंने यानी चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि कोई अनुमति नहीं है। हमने स्पष्ट किया कि हम बैनर या पोस्टर के साथ चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। भाजपा इस डॉक्यूमेंट्री से क्यों डर रही है? कल उन्होंने स्क्रीनिंग रोक दी और आज भी उन्होंने वही किया। हम इस बारे में चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। संजय सिंह ने कहा कि यह अजीब बात है कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, उसमें वोट के लिए कोई अपील नहीं की गई, तब भी इसे रोका जा रहा है। मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं कि किस नियम के तहत इसे रद्द किया गया। यह कोई चुनावी सभा नहीं थी। जेडीयू ने आज रविवार को जातीय जनगणना के मुद्दे पर राहुल गांधी पर पाखंड करने का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया तो राहुल गांधी चुप रहे। पार्टी ने यह भी पूछा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने राज्य के जातिगत आंकड़े क्यों नहीं जारी किए हैं। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा ने कांग्रेस नेता पर यह हमला ऐसे समय किया है जब एक दिन पहले ही गांधी ने पटना में कार्यक्रम में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किए गए जातिगत सर्वेक्षण को फर्जी बताया था और साथ ही उन्होंने देश भर में जातिगत जनगणना की वकालत की थी। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर के आमरण अनशन करने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठाने पर कहा कि देखिए, हर किसी का अपनी अपनी बात रखने का तरीका होता है। प्रशांत किशोर ने क्या किया और क्या कह रहे हैं, इस पर टिप्पणी किए बिना मैं कहना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर के अनशन करने के मुद्दे से जरूर सहमति रखता हूं। चिराग पासवान ने कहा कि परीक्षा में धांधली हुई है और नहीं हुई होती तो फिर से परीक्षा क्यों होती। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पीपीएससी अभ्यर्थियों का समर्थन करने पर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए। प्रशांत किशोर ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि चिराग पासवान ने मेरा समर्थन किया, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन चिराग पासवान का बिहार के बच्चों का समर्थन करने के लिए स्वागत करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ वे सुलझे हुए व्यक्ति और नेता हैं। अब आपको एनडीए के घटक दलों से सवाल करना है कि अभी तक विपक्ष बोल रहा था, लेकिन अब भारत सरकार में मंत्री और आपके सहयोगी दल के नेता बोल रहे हैं कि बीपीएससी की परीक्षा में धांधली हुई है, फिर से परीक्षा होनी चाहिए। अब भाजपा और जेडीयू के नेता इसका जवाब दें। इस्राइल ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर उन 33 बंधकों के नामों की एक लिस्ट जारी की है जिन्हें हमास युद्ध विराम के पहले चरण के दौरान आजाद करेगा। इस्राइल ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें इन 33 बंधकों के नाम और तस्वीरें हैं। इस लिस्ट के मुताबिक इन बंधकों में महिलाएं, कम उम्र के बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। आपको बता दें कि 15 महीने पहले 7 अक्टूबर 2023 को इस्राइल पर हुए हमले के दौरान हमास के लड़ाके इन लोगों को अपने साथ बंधक बनाकर ले गए थे। वहीं इस बीच आज रविवार की सुबह से युद्ध विराम लागू करने में हुई परेशानियों के बाद अब इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा है कि गजा में युद्ध विराम स्थानीय समय अनुसार
11:15 पर शुरू हो जाएगा। एक तरफ गजा में इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम लागू हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली सरकार मुश्किलों में घिर गई है। दरअसल इस बीच इजरायली सरकार से 3 मंत्रियों ने युद्ध विराम पर नाराजगी जताते हुए अपना इस्तीफा दे दिया। इसराइल की धुर दक्षिणपंथी ज्यूइश पावर पार्टी ने कहा है कि वो युद्ध विराम के समझौते का विरोध करती है और सरकार से समर्थन वापस ले रही है। और इसके बाद अब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पास संसद में बहुत कम संख्या में बहुमत बचा है। हालांकि आनादोलू न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेन गवीर की पार्टी के समर्थन वापस लेने से सत्ताधारी गठबंधन को संसद में केवल 6 सीटों का नुकसान होगा और इससे सरकार को किसी तरह का खतरा नहीं होगा। गौरतलब है कि इतेमार बेन गवीर पहले भी युद्ध विराम के समझौते का विरोध करते रहे हैं। वो गजा में हमास के खिलाफ इसराइल की सैन्य कार्रवाई का समर्थन करते हैं। पीएम नेतन्याहू को दिए अपने इस्तीफे में इतेमार बेन गवीर ने लिखा कि वो सरकार गिराने का काम नहीं करेंगे, लेकिन वो युद्ध विराम के समझौते से नाराज हैं। उन्होंने इस समझौते को आतंकवाद की जीत कहा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।